नमस्ते, प्रणाम, सबको शुभकामना। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम आए हैं आपका रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ परिचय से लेकर उनकी रचनाओं को एवं पाठ संख्या 2 कविता की परख के प्रश्नोत्तर, पाठ संख्या 2 कविता की परख से प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। चलिए आइए सुनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल दोनों एक ही हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है मधु स्रोत, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा, त्रिवेणी, पाठालोचन और आलोचना। हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री राधा कृष्ण दास जी की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 एवं 3 निबंध संग्रह का विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद किया गया है। कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित अनुवादित है ये रचना। ये जो इन रचनाएं हैं, ये रचना इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको याद रखेंगे। जितने भी आपके परीक्षा होगा उसमें वो आपको देखने को मिलेगा एवं आपको मतलब इससे प्रश्न भी आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद रखेंगे, आप लिखेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि पाठ का सारांश क्या है। तो पाठ का सारांश में आपको देखना है कि प्रस्तुत पाठ जो है कविता की परख के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह ज्ञात कराते हैं कि कविता क्या है, अर्थात लेखक ने इस पाठ में कविता की विशेषता का उल्लेख किया है। लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य कविता को पढ़ने वाले पाठक के हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ाना है। लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य है कि पाठक के हृदय पर कविता का सीधा सीधा प्रभाव जो है पड़ना चाहिए। जैसा कि कवि विद्यापति जी की रचना को आपने इससे पहले पढ़ा है, तो कैसे सीधा सीधा जो है प्रभाव वह पाठक के हृदय पर पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा, एक सरी ठारी कदम तर रे, पथ हे रथी मुरारी, तो आपको यह आभास हुआ कि कहीं पर कदम का पेड़ होगा, वहाँ पर खड़ी होगी और हरि बिनु देह दागध भेले रे, झामरी भेल सारी। तो जैसे ही झामर साड़ी की बात हुई तो आपको पता चला कि झामर साड़ी तभी हो सकती है जब मलिन हो जाएगी, गंदी हो जाएगी साड़ी, है ना। तो ये झामर साड़ी की बात करी कवि ने, तो सीधा सीधा आप इसको जान पाए, आपके मन में एक प्रतिबिंब उभरा कि झामर साड़ी कैसा हो सकता है, कदम का पेड़ कैसा हो सकता है। और आपने इससे पहले बहुत सारी कविता पढ़े हैं, बहुत सारी कहानियों को पढ़े हैं, तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है उस पर और आगे जानने की इच्छा होती है। तो ऐसा होना चाहिए कविता। आगे कहा है कवि ने कि यदि उस कविता से पाठक के अंदर विचार उत्पन्न नहीं होता है तो यह कविता कविता नहीं कहलाता है। जैसे प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि किसी एक का भी प्रभाव अगर पाठक के हृदय पर नहीं पड़ता है तो वह कविता नहीं है। प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य जैसी कोई एक का भी प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ना चाहिए। कविता हमारे मन में कुछ इस प्रकार की व्यापार खड़ा करता है कि मानो सब कुछ हमारे सामने हो रहा हो, प्रतिबिंब उभर कर आए, चित्र हमारे सामने चलना शुरू कर दे। जैसे बरसा बहार आई सबको लुभा रही है,
बरसा बहार आई सबको लुभा रही है। नभ में घटाएं, नभ में घटाएं काली घन घोर छा रही है। नभ में घटाएं काली घन घोर छा रही है। अब जैसे इस पंक्ति को आपने सुना तो वर्षा आने के बाद पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं कि अब सिंचाई का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। धरती माँ खुश हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो बाहर आने का क्या मतलब है? घनघोर घटा कैसी घटा होती है वो आपके सामने चित्र उभरता है। मैथिली में अगर हम कहें तो होतौ दीदी के बिया, होतौ दीदी के बिया, गे बहिना तुहू अभी है, गे बहिना तुहू अभी है। नच बजतौ ढोल ढमा ढम ढम, नचबै हम छमा छम छम, गे बहिना तुहू अभी है। बजतै ढोल ढमा ढम ढम, नचबै हम छमा छम छम, गे बहिना तुहू अभी है। इस तरह से इस पंक्ति से आपको क्या लगा? कैसे दीदी का शादी होता है, कैसे ढोल बजता है, कैसे लोग नाचते हैं, बच्चे खुश कैसे होते हैं। तो इस तरह की रचना जो पाठक के हृदय पर सीधा सीधा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो कविता के सारांश में, कविता का उद्देश्य में आप इसे जानेंगे कि जब भी कोई कविता रची जा रही हो तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है पाठक के हृदय पर पड़ना चाहिए, तभी सच्ची कविता हो सकती है, नहीं तो अच्छी कविता वो नहीं हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि कवि अपने कविता के माध्यम से पाठक के मन में अलग अलग विचार लाता है। लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ भी लगाते हैं। कविता में कवि अपने पाठक के मन में किसी भी प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए अपने शब्दों के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति, सुंदर स्थान को स्मरण कराता है। जैसे सूरदास जी श्री कृष्ण के महान लीला का चित्रण किया है, उसी प्रकार तुलसीदास जी की गीतावली में भी कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना प्रतिबिंबित, कितना चित्रित करता हुआ शब्दों को कवि ने उभारा है और उसकी सुंदरता हमारे समक्ष उत्पन्न होता है। यदि कवि के द्वारा अपने पाठक के मन में किसी भी तरह की भावना जागृत करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना है, और वैसे शब्दों को प्रयोग करने के बाद ही कविता जो है वह हमारे अंदर आनंद का भाव उत्पन्न कर सकेगा और अच्छा कविता हो सकता है। वाक्य में मधुरता भी होनी चाहिए। सुंदरता लाने के लिए वाक्यों में वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है। वाक्यों में, कविता में वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है। जैसे मुख को चंद्र कहा जाता है, आँख को कमल के समान बताया जाता है, कायर को सियार, वीर को पराक्रमी कहा जाता है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य अपने पाठक के मन में उस स्थान वस्तु की सुंदरता, मधुरता, कोमलता और कठोरता, वीरता एवं कायरता की भावना को तीव्र करना है। पाठक को पढ़ने से उसके मन में भावना जो है वह तीव्र हो जानी चाहिए। उपमा का प्रयोग कविता में होना चाहिए। ये उपमा क्या है? तो उपमा का अर्थ है भावना को तीव्र करना, वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। बोध या परिज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के समान दिखाना। मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी सोनवर्षा नहीं देखा हो, आपका गांव, स्कूल नहीं देखा हो, सदाकपुर देखा हो और सोनवर्षा नहीं देखा हो, और तो हम उसे जानकारी लेंगे कि कैसा गांव है, तो वह कह सकता है कि कैसा होगा, जैसा सब गांव होता है वैसा ही होगा। मान लेते हैं कि किसी ने
जैसे आप बोलते हैं कि हमें पाव भाजी खाना है और किसी ने नहीं देखा हो पाव भाजी, तो फिर सोचेगा कि क्या पाव भाजी कुछ भी होगा, उससे हमको क्या लेना देना, है ना। तो इस तरह से पाठक के हृदय में आनंद का भाव जागृत करने के लिए कविता में ऐसे वस्तुओं का वर्णन करना होगा, ऐसे शब्दों का वर्णन करना होगा जिससे पाठक के हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न हो सके। अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते। कवि लोग आँख की उपमा के लिए कभी कभी कमल दल ला देते हैं। ऐसा लगता है कि कभी उपमा नहीं दिया, कवि ने सीधा सीधा क्या किया है, वैसे चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि आपने प्रेमचंद जी का कहानी पढ़ा था, प्रेमचंद जी के कहानी में आपने जबरा कुत्ता को पढ़ा, हल्कू को पढ़ा, उसकी पत्नी मुन्नी को पढ़ा, तो आपके सामने एक गरीब किसान की दयनीय स्थिति सामने उभर कर आई। इसी तरह से पाठक के मन में रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न हो सके, कविता में ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय आदि जैसे भावनाओं को अपने पाठक के मुंह से प्रकट कराया करते हैं। अच्छी कविता में ये होनी चाहिए, ऐसा होता है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि कविता की परख पाठ के माध्यम से कवि ने कुछ ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं, कवि लोग कविता में कुछ ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं कि मनुष्य के प्रेम, क्रोध के समय, शोक में, आश्चर्य में, उत्साह में और जिस किसी तरह के भी व्यंजनों का वर्णन करना है करते हैं, तो ये सब सिर्फ सच्चे कवियों का अपना अनुभव होता है। कविता की परख में आपने अभी तक इतना जाना, कविता कैसा होना चाहिए, कविता क्या है, कविता पढ़ने मात्र से पाठक के हृदय में आनंद का भाव कैसे जागृत हो सकता है, इसकी चर्चा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता की परख को आपने अच्छे से सुना। और अगर आप बात करेंगे तो कविता भाषा शैली की भी बात करेंगे तो क्षेत्र विशेष की बात है, एरिया अलग अलग है, उसकी बोली अलग अलग हैं। अगर हिंदी में कविता रची जा रही है, मैथिली में कविता रची जा रही है, तो शब्दों का चयन पर हमें ध्यान देना होगा और शब्दों का चयन का ध्यान रखकर की गई रचना सफल रचना होगी। उसे पाठक को आनंद महसूस होगा और उसको बार बार पढ़ना चाहेंगे, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना चाहेंगे। अगर हम मैथिली की बात करें तो एहन सुंदर नहीं कोनो गाम यो भैया, आपके सुनबरसा की बात कर रहे हैं कि जैसे हम रोड से नीचे उतरते हैं तो क्या देखते हैं, एहन सुंदर नहीं कोनो गाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया। बारिये झरिये साग भेटैये डारि पात तिलकोरियो, बारिये झरिये साग भेटैये डारि पात तिलकोरियो, मुनिया चुनिया सोर करैये डम डम भोरे भोरियो, मुनिया चुनिया सोर करैये डम डम भोरे भोरियो। एहन सुंदर नहीं कोनो गाम यो भैया, एहन सुंदर नहीं कोनो गाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर सुन वर्षा गाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर सुन वर्षा गाम यो भैया। कितना सुंदर लगता है जब हम आपके रोड से नीचे उतरते हैं तो थोड़ी सी हमको नदी का रूप दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, उसमें तिलकोर जो है वो जगह जगह पर फला हुआ है और बेवजह लटका हुआ है। कितना सुंदर लगता है, तरह तरह के फूल खिले होते हैं, कितना सुंदर लगता है
कि बहुत सारे आम के बगीचों के बीच में आपका स्कूल है और उस स्कूल में हम आप रहते हैं। एक और याद आता है कि कितना मेहनत से आप लोग भी आते हैं। हमारी बच्चियां आती है, हमारी लक्ष्मी सब आती है, हमारी भगवती सब आती है, मेरे बेटे सब आते हैं। हम अपने बेटियों के लिए उसी कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे। मिथिला के बेटी महान छै गे बहिना, मिथिला के बेटी महान छै गे बहिना, मिथिला के बेटी महान। सुन बरसा के बेटी महान छै गे बहिना, सुन बरसा के बेटी महान। दुर्गम काज सो सुगम बनाओल, दुर्गम काज सो सुगम बनाओल, रचि रचि रोपई धान छै गे बहिना, सुन बरसा के बेटी महान, सुन बरसा के बेटी महान छै गे बहिना, सुन बरसा के बेटी महान। आप लोग सुबह घर का काम भी कर लेते हैं, स्कूल भी आ जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके सपना जो है वह साकार हो, आप खुश रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उनको ढेर सारी खुशियाँ दें, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। मैं माँओं से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को अवश्य स्कूल भेजें और उनको उनके सपनों को साकार करने दें। और अपने बच्चों से उम्मीद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि अच्छे से पढ़िए, अपने सपने को साकार कीजिए। कविता की पाठ का सारांश यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले में लेके आएंगे प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।